हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेमंत क्लास में स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का पार्ट 5 करेंगे। पार्ट 5 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर राइट के बारे में, उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। देखिए, ये वीडियो तो स्टूडेंट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। क्लास 10 का जो है सिलेबस है यूपीएससी बेस्ड है। अगर देखा जाए यूपीएससी में एनसीईआरटी का जो है जो 10th का इकोनॉमिक्स है वहां से इसको लिया गया है सारे पॉइंट्स को। और उसके बाद जो भी व्यक्ति हैं वो भी देख सकते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति, क्योंकि हर एक इस समय में क्या है, कोई ना कोई व्यक्ति किसी सामान को खरीद रहा है और कोई व्यक्ति किसी सामान को बेच रहा है। तो ये वीडियो जो है सबके लिए है, क्योंकि सब लोगों को ये जानना चाहिए कि खरीदते समय और किसी वस्तु को बेचते समय क्या क्या अधिकार हमें दिए गए हैं, क्या क्या सावधानियों को ध्यान में रखना रहता है। तो इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सारे पॉइंट्स को जानेंगे। जितने पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इन सब के बारे में डिटेल से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट चैप्टर है उपभोक्ता अधिकार। इसका पहला पॉइंट है उत्पादक कौन होते हैं। तो इसको समझते हैं। उत्पादक किसको बोला जाएगा? जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, किसी भी वस्तु का जो प्रोडक्शन करता होता है उसी को क्या बोला जाता है? उत्पादक कहा जाता है। जैसे किसान है, वो क्या करता है? खेती करता है। खेती के द्वारा जो है आलू का उत्पादन करता है, तो क्या हो जाएगा? एक तरीके का वो एक उत्पादक है। दूसरा, जो भी टर्सरी सेक्टर में काम करते हैं और सेकेंडरी सेक्टर में जो भी काम करते हैं वो भी एक तरीके के, जैसे जो द्वितीय सेक्टर में काम करते हैं। जैसे आलू क्या हो गया? आलू किसान ने बनाया, ये प्राइमरी सेक्टर के द्वारा हो गया। आलू किसान ने बनाया, कहने का मतलब वो कृषि किया, उसके बाद फिर आलू का प्रोडक्शन हुआ। अब आलू के द्वारा चिप्स फैक्ट्री में बनता है, चिप्स बना। अब चिप्स ये द्वितीय सेक्टर ने काम किया, समझ लो ये भी क्या हो रहा है? अभी तक उत्पादक का ये सेकंड वाला उत्पादक वाला काम हो गया। प्राइमरी में तो उसने आलू का उत्पादन किया, सेकेंडरी में क्या किया? उसने जो है चिप्स बनाने में जो है जो भी मशीन लगी है उसमें जो काम करता है कारीगर, वो सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाएगा। और जो टर्सरी में आ जाएगा, जैसे पैकेटिंग हुई उसकी, उसके बाद फिर उसको मार्केट तक पहुंचाया गया, तो बस के द्वारा या फिर जो है ट्रेन के द्वारा या फिर किसी भी जो है मशीनरी के द्वारा, जैसे मान सकते हैं डीसीएम के द्वारा, किसी भी के द्वारा उसको पहुंचाया गया बाजार तक, तो उसने भी तो सेवा दी। रोड भी हो गया, उसमें थोड़ा सहायता करता है, क्योंकि रोड भी तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ सबसे इन सब ने क्या किया? कहने का मतलब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों ने मिल करके वस्तुओं का क्या किया? प्रोडक्शन किया। अब ये वस्तु बन गई, जैसे मान लो चिप्स की पैकेट हो गई, बनकर तैयार हो गई। अब क्या करेगा? कंज्यूमर जो होगा, उपभोक्ता जो होगा, वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार से उसको खरीदेगा। जितना उसका आवश्यकता रहेगा उसके हिसाब से वो खरीदेगा। तो यहां से ये समझ सकते हैं कि जो उत्पादक किसको बोला जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे उत्पादक कौन होता है। उत्पादक कौन होता है? जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है उसको उत्पादक बोला जाता है। ये प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों से संबंधित हो सकते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है उपभोक्ता कौन। उपभोक्ता कौन? तो उपभोक्ता कौन होगा? जैसे जो भी व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करेगा उसको उपभोक्ता बोलते हैं। और उपभोग करेगा वो क्यों? उसकी आवश्यकता होगी या फिर उसकी इच्छा होगी। तो कोई भी व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए बाजार से कोई भी सामान खरीदता है, परचेज करता है, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा कि वो क्या है? एक तरीके का उपभोक्ता है। उत्पादक नहीं है, उपभोक्ता है, क्योंकि वो वस्तुओं का क्या कर रहा है? उपभोग कर रहा है। और वो वस्तुओं का जो उपभोग करता है उसी को अंतिम वस्तु कहा जाता है। जो भी कंज्यूमर रहता है, जिन वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है, उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा कि वो क्या है? अंतिम वस्तु है। जैसे अब चिप्स की पैकेट को कंज्यूम कर रहा है, उपभोक्ता खरीद रहा है, उसको खा रहा है, तो इसका मतलब अंतिम वस्तु क्या हो जाएगी? वो चिप्स हो जाएगा। और जो खरीद रहा है उसको, जो भी पर्सन, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा उपभोक्ता। तो यहाँ से इन तीनों टॉपिक्स को देखते हैं। उत्पादक कौन होता है? जो वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन करता है, किसी भी सेक्टर से हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। इसी तरीके से उपभोक्ता कौन होगा? जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है,
उसको बोलेंगे उपभोक्ता, और जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है वो, उसको क्या कहा जाएगा, उसको अंतिम वस्तु कहा जाता है। जिन भी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम रूप से उपभोग होता है उसी को क्या बोला जाता है, अंतिम वस्तु। यहाँ से तीनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। इसके बाद फिर चौथा टॉपिक है, बाजार में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नियम बनाना जरूरी क्यों है। बाजार में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नियम बनाना जरूरी क्यों है, तो इसको हम लोग समझते हैं। जैसे क्या है, हम बाजार से कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, जैसे मान लो हम लोग जो है गए खरीदने, मोबाइल खरीदने गए मोबाइल शॉप पर, वहां से मोबाइल खरीद कर लेकर आए, 2 दिन के बाद मोबाइल खराब हो गई। मोबाइल खरीदने के बाद क्या हुआ, मोबाइल जो है 2 दिन बाद खराब हो गई। हम अब उस मोबाइल वाले शॉप के दुकान के पास गए और कहने लगे कि जो है मेरी मोबाइल खराब हो गई। तो वो कस्टमर कोई भी तो जो क्रेता रहता है, जो वस्तुओं को देता है, जो विक्रेता रहता है, जो वस्तुओं को बेचता है, वो जो है कोई भी जिम्मेदारी नहीं समझेगा। वो ये कहेगा कि आपने मोबाइल खरीदा क्यों था मुझसे, अगर नहीं संतुष्ट थे तो दूसरी जगह पर खरीदना था। तो इस तरीके की बात वो कह करके जो है हट जाता है। तो इससे परेशानी किसको आती है, इससे परेशानी उपभोक्ता को आती है, जो कि कंज्यूमर रहता है, जिसने मोबाइल को परचेज किया है। ये तो हमने मोबाइल का एग्जांपल लिया। इसी तरीके से बहुत सारी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं और कुछ समय बाद वो जो है खराब हो जाती हैं, और इसके बाद जब वस्तुएं बेच दी जाती हैं तो जो विक्रेता है वो कोई भी उस पर जिम्मेदारी नहीं समझता। वो सारी गलती किसको दे देता है, कंज्यूमर को, उपभोक्ता को दे देता है कि आपने सही से इस्तेमाल नहीं किया होगा। इसका इस तरीके से वो बचा करके वो हटना चाहता है। तो उपभोक्ताओं की सुरक्षा हो सके इसलिए जो है नियम बनाना जरूरी समझा गया था, क्योंकि कोई भी अगर किसी भी वस्तु या सेवा को परचेज कर रहा है तो उसकी गारंटी मिलना जरूरी रहता है कि वो जो है सामान कितने दिन तक चलेगा, या फिर उसके लिए क्या क्या हमें सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यही रीजन होता है कि जो है भारत सरकार ने भी या फिर ये अलाउ कर दिया है कि जो भी उपभोक्ता रहे वो जो है वस्तुओं को खरीदते समय भी ध्यान दें, और जो भी विक्रेता रहे जो वस्तुओं को बेच रहे हैं वो क्या करें, वो भी कुछ मानदंडों का उनको भी पालन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो कोई बात कह करके वो हट जाएंगे। तो अगर ये देखा जाए, जैसे सुरक्षा जरूरी क्यों है, इसको तो अभी समझाई दी मोबाइल के द्वारा। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कोई कंपनी है, किसी कंपनी ने ये दावा किया कि जो मेरा दूध है, वो दूध बनाने वाली उसकी कंपनी है, कि दूध का जो मेरा प्रोडक्शन होता है वो माता के जो है या जो शिशु को पिलाया जाता है दूध माता का, उससे भी अच्छा है, मतलब उससे ज्यादा पौष्टिक है। तो इस तरीके से दावा करता है। उसके बाद फिर सिगरेट बनाने वाली कंपनी ये कहती है कि कैंसर इससे नहीं होता है। तो इस सब तरीके से दावा करके वो लगातार जो है वस्तुओं को जो है बेच रहे हैं, और कंज्यूमर क्या कर रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं। कंज्यूमर उसको खरीद रहे हैं और उनको नुकसान पहुंच रहा है। तो जो है इसकी सुरक्षा के लिए जो है बहुत सारे आंदोलन चलाए गए थे कि इस तरीके से जो है कोई भी दावा न कर सके। तो इसके लिए आंदोलन कुछ हुए थे, और आंदोलन के द्वारा ये बाद में प्रूफ हुआ था कि जो माता का दूध होता है वही सबसे अच्छा रहता है, उसके लिए वो नहीं होता है, और सिगरेट से जो है कैंसर होता है। इन सब का प्रूफमेंट देने के बाद जो है तब जाकर के विक्रेता ने उस वस्तु का प्रोडक्शन जो है वो कुछ लिमिटेशन में या फिर इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट वो नहीं कर सकते हैं। तो जो है ये सुरक्षा का बरकरार रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हम किसी भी वस्तुओं को परचेज करते समय उस पर सिक्योरिटी को हमें देखना चाहिए, वो हमारे लिए कितना लाभदायक हो सकता है, और बेचने वाले से भी हमें जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है। इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ से आप लोग ये समझ गए होंगे कि जो भी उपभोक्ता के किसी भी वस्तुओं को परचेज करने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके निवारण के लिए जो है कुछ अधिकार होने चाहिए, ताकि उपभोक्ता भी जो विक्रेता रहे उनसे कुछ सिक्योरिटी की मांग कर सके। किसी भी वस्तु को कंज्यूम करते समय उनकी उस वस्तु की कुछ दिन की गारंटी, या फिर खराब होने पर दोबारा बदले जाने की गारंटी, इस तरीके से जो है नियम बना सके। तो इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, हम लोग देखते हैं उपभोक्ता आंदोलन। देखो, जब उपभोक्ताओं को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, जैसे जो भी जहां से भी वस्तु को खरीदते थे
वहाँ पर उनको मिलावटी सामान मिलता था। जैसे अगर वो तेल खरीद रहे हैं तो उसमें कुछ मिलावटी है, दूध खरीद रहे हैं उसमें कुछ मिलावट हुआ है, और किसी भी वस्तु को परचेज कर रहे हैं तो उसमें कुछ जो है, जैसे 1 किलोग्राम की वस्तु है तो उसमें जो है उनको 50 ग्राम का नुकसान हो रहा है, क्योंकि नीचे से कुछ चिपकाए रहते हैं, जैसे चुंबक वगैरह इस तरीके से, या फिर जो भी उनका अपने कांटे में कुछ इस तरीके से कर लें। तो इस तरीके से उपभोक्ता जो रहते हैं उनको प्रॉब्लम हो रही थी, तो सभी उपभोक्ताओं ने मिल करके आंदोलन जो है स्टार्ट किया, और ये आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1960 में। और उसके बाद फिर 1960 में लगभग 10 सालों के प्रयास के बाद फिर 1970 में जो है एक संस्था स्थापित हुई, जो कि किसके खिलाफ काम करती थी, जो कि काला बाजारी अगर कोई हो रहा है, जमाखोरी हो रहा है इस तरीके से जो है, तो वहां पर यह संस्था काम करती थी। 1970 के दशक में ऐसा पॉसिबल हो पाया। उसके बाद फिर जब बहुत सारी जो है उपभोक्ताओं को प्रॉब्लम होती गई, तो उसके बाद फिर जो है ये बात जो है इंटरनेशनल में उठी, तो इंटरनेशनल में मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बात रखी गई कि उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार मिलने चाहिए। तो इसके लिए जो है उपभोक्ता इंटरनेशनल में इसकी बात रखी गई, और 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया। तो मतलब जब 1985 में उपभोक्ता इंटरनेशनल की बैठक हुई, तो उसमें कुछ सुरक्षा निर्देशों के लिए जो है कुछ शर्तें रखी गई, दिशा निर्देश रखा गया कि इतना उपभोक्ता को अधिकार होगा, इतना जो है विक्रेता जो विक्रेता जो रहता है, जो वस्तुओं को देता है, उसका भी इतना अधिकार होगा, या फिर उसको क्या क्या पैमानों का ध्यान रखना पड़ेगा, किसी वस्तु को कंज्यूम करते समय हमें किन पॉइंट को ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरीके का दिशा निर्देश संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को दिया। तो इस तरीके से 1985 में इंटरनेशनल उपभोक्ता की बैठक में जो है संयुक्त राष्ट्र ने कुछ दिशा निर्देश का पालन करने के लिए हर एक देशों को कहा। तो अगर सरकार भी कुछ इस तरीके से काम नहीं कर रही, तो हम जो है उपभोक्ता संरक्षण के लिए इंटरनेशनल स्तर पर भी जा सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जा सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में कानून का बनना। तो भारत में भी जब इस तरीके से हुआ, तो उसके बाद भारत में एक वर्ष बाद 1985 में हुआ उपभोक्ता इंटरनेशनल। 1986 में भारत सरकार को भी इसकी जरूरत महसूस हुई कि हमारे यहाँ भी कुछ उपभोक्ता से संरक्षित कानून होने चाहिए। तो इसके लिए कोपरा, जिसको बोलते हैं कोपरा एक्ट लाया गया, जिसके तहत जो भी कंज्यूमर रहते हैं उनको जो है सुरक्षा का हवाला दिया गया कि उनको इस तरीके की सुरक्षाएं दी जाएंगी। तो यहाँ पर कभी कभी पूछा जाता है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में क्या क्या कानून बना था। तो कोरपा एक्ट आया था उसी में। इसके तहत जो है कोरपा एक्ट क्या होता है, इसके बारे में लिखने के लिए आ सकता है। तो इसके ये क्या होता है, एक तरीके का कंज्यूमर जो भी रहता है, उपभोक्ता जो रहता है, उसको जो है उसको प्रोडक्शन प्रदान करता है किसी भी वस्तुओं को परचेज करने के संबंध में। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं जो है इसके तहत क्या क्या पॉइंट्स ध्यान दिए गए थे। इसके पहला पॉइंट है इसमें सुरक्षा सबका अधिकार, मतलब सुरक्षा सबका अधिकार। अब इसको समझते हैं, जैसे हम किसी भी वस्तु का परचेज कर रहे हैं तो उसमें हमें सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए। क्योंकि हमारा उसमें क्या हो रहा है, पैसा भी जा रहा है, और कभी कभी बात स्वास्थ्य को लेकर भी हो जाती है। कब, जैसे डॉक्टर के पास हम गए तो वहां पर उन्होंने सही जो दवा है उसको ना दे करके गलत दवा हमें दे दी, जिसके कारण हम जिस पर्पज के लिए गए थे उस पर्पज से ज्यादा हमें जो है नुकसान हो गया। तो उस कंडीशन में सुरक्षा का भी अधिकार होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। जैसे मान लो जो है किसी को पथरी है या फिर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको निकालने के लिए जो है शून्य करने की जरूरत रहती है, जिसको बोलते हैं एनेस्थीसिया अगर दिया जाता है, ताकि जो है उस पार्ट को निकाला जा सके। और उसमें अलग अलग वैरायटी की एनेस्थीसिया होती है, उसमें किस तरीके के एनेस्थीसिया को देना है ताकि जो है उतने देर तक वो बेहोश रहे, उतने देर में काम हो जाए। पता चले इस तरीके की एनेस्थीसिया दे दी जाए कि वो उसको समय समय पर जो है बार बार एनेस्थीसिया देनी पड़ रही है, जिसके कारण जो है उसको और ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। मान लेते हैं कि वो जो है इस तरीके से उसको
एनेस्थीसिया दी गई कि कुछ समय बाद क्या हुआ, मतलब उसको ज़्यादा दर्द महसूस होने लगा और ये दर्द उसके समझ लो जो है मस्तिष्क पर चला गया और वो पूरा शारीरिक रूप से अपंग हो गया। तो इस तरीके से हमने इलाज दूसरे के लिए किया था, लेकिन क्या हो गया, उससे ज़्यादा बड़ी संकट उत्पन्न हो गई। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो है सुरक्षा का ध्यान नहीं दिया गया। तो सुरक्षा का ध्यान देना भी एक तरीके का जो है कोपरा एक्ट अधिनियम के अंतर्गत आता है, जो कि कंज्यूमर का एक तरीके का अधिकार होता है। अगर इस तरीके से करती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उस डॉक्टर के खिलाफ जो है मुकदमा दायर कर सकते हैं। वहां से जो वहां मुकदमा दायर करने के बाद फिर हमें जो है शारीरिक अपंगता हो जाने की स्थिति में जो भी मुआवजा देना पड़ता है मुआवजा देना पड़ेगा उसको। और उसके बाद फिर अगर पूरे जांच में वो गलत साबित हुआ तो उसको कुछ सरकार से दंड स्वरूप मिलेगा, यहाँ तक कि उसको नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमें ध्यान रखना चाहिए जो है। और जो भी विक्रेता भी हैं या फिर जो भी डॉक्टर भी हैं उनको भी इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि उनके खिलाफ ऐसा हो सकता है, क्योंकि लोगों को जागरूकता नहीं है। तो लोग भी जागरूक हों और वो भी जो है कुछ ऐसा काम ना करें जिससे लोगों को जो है क्षति का सामना करना पड़े, क्योंकि पैसे कमाने के चक्कर में किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करना जो है उनका हक नहीं है। तो इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, तो समझ गए सुरक्षा सबका अधिकार के सेंस में। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं चुनने का अधिकार। तो किसी भी चीज को चुनने का अधिकार, तो सिलेक्शन करने का अधिकार, चुनने के अधिकार के अंतर्गत क्या आ जाएगा, जैसे क्या है, इसको इस समय समझना बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि कुछ लोग जो है क्या करते हैं कोर्स परचेज कर लेते हैं। इसको एग्जांपल के माध्यम से हम समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ही कोई कोर्स परचेज किया जो है 2 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स मैंने परचेज किया 1 लाख रुपीज में, मतलब या फिर यूपीएससी के लिए या फिर जिस भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए था, किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया, 1 लाख रुपया पहले से ही दे दिया। अब मान लीजिए हम कोर्स पढ़ते हैं, हमें समझ में नहीं आता है, तो हमें 1 साल बाद वो लगता है कि हमें उसको छोड़ देना चाहिए, हमें दूसरे चीज का सिलेक्शन कर लेना चाहिए, दूसरे कोचिंग को चुन लेना चाहिए। तो इस कंडीशन में जो है जो भी कोचिंग संस्थान वाले होंगे उनको करना पड़ेगा, कुछ पैसे वापस करना पड़ेगा। अगर पैसे वापस नहीं करते हैं तो हम इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण में मुकदमा दायर कर सकते हैं और तब भी उनको जो है पैसा देना पड़ेगा। अगर ये बात जो है राज्य स्तर पर पहुंच जाती है, राज्य उपभोक्ता संरक्षण में, तो क्या होगा, उनको राज्य के थ्रू भी उन पर कार्रवाई होगी और ये रहेगा कि आप जो है खराब पढ़ाते हैं तब भी इतना ज्यादा मार्केटिंग कर रहे हैं। तो इससे जो है उस संस्थान पर भी पैसा लगेगा, जुर्माना लगेगा, और जो है 1 साल जो पढ़ाई जो है उसके बीच में डिस्टर्ब हुई उसके लिए भी उसको दंड स्वरूप देना पड़ेगा। तो ये सारे पैमाने जो है राज्य सरकार, राज्य उपभोक्ता जो है उस कोचिंग संस्थान पर लगा सकती है। इसलिए, और यहाँ तक कि सरकार ने यह भी माना है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में यह भी कहा गया है कि जो है कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, कोई भी कोचिंग संस्थान ऐसा नहीं होगा कि एडवांस में फीस ले लेगा 1 साल का फीस नहीं ले सकता है वो एडवांस में जो है, क्योंकि जरूरी नहीं है जो 1 साल का फीस ले लेते हैं पूरा उनका सिलेबस सही समझ में ही है। क्योंकि हमें वो बाद में प्रॉब्लम पता चलती है कि 1 साल का कोर्स हम परचेज कर लेते हैं नाम देख करके, किसी एक ब्रांडिंग, क्योंकि मार्केटिंग हो ही रही है, हर एक जगह मार्केटिंग हो रही है, तो मार्केटिंग कोई ऐसा फेस दिखा दिया जाता है जो फेमस रहते हैं, बाकी वो पढ़ाते नहीं है, वहां पर हम कोर्स परचेज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से जो है अगर हमें समझ में नहीं आता है तो हमें जो है उससे हट जाने का भी अधिकार है। ऐसा नहीं होगा कि हमारी फीस वापस नहीं होगी, अगर हम कार्रवाई करेंगे तो हमारी फीस भी वापस हो जाएगी, लेकिन लोग डर बस या फिर कुछ भी रीजन से कार्रवाई नहीं करते हैं। तो आप लोग समझ लीजिए, वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इस तरीके से अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग जो है इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये इस समय लगभग ट्रेंड में है, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है। तो इस समय जो है कुछ लोग ऑनलाइन ही परचेज करके पढ़ते हैं, वो नाम के किसी के मतलब किसी मार्केटिंग हो ही रही है, किसी पर जो है उनका चेहरा देख करके पूरा वीडियोस खरीद लेते हैं, बाकी वो पढ़ाते नहीं है उसमें उस तरीके से जिस तरीके से उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है, और उनका पूरा पैसा 1 साल का वेस्ट चला जाता है। तो वो भी इस पॉइंट्स को ध्यान में रख करके जो है कोर्स परचेज करें। और जहां तक है इस तरीके से कोई भी अगर कहता है 1 साल का कोर्स परचेज करने के लिए, तो उस पर पहले मंथली 2 मंथली जो है फीस पे करके जो है पहले पढ़ लें, उसके बाद पूरा जो है कोर्स परचेज करें। तो यहाँ से नहीं तो कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है जो है।
तो यहाँ से चुनने का अधिकार के अंतर्गत दिया गया। इसको और एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। जैसे हम जो है किसी भी वस्तु को परचेज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी की बुक रहती है, अगर इसको हम खरीदने जाते हैं शॉपकीपर के पास, दुकानदार के पास, तो क्या करता है, कहता है कि इसको लेने के साथ साथ एक कॉपी भी लेना पड़ेगा तुम्हें। अब ये जरूरी नहीं है, हमें ये जरूरी नहीं, हमें सिर्फ बुक चाहिए, वो कॉपी नहीं देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, क्योंकि ये उसके संरक्षण में नहीं, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में उनको लाभ नहीं रहता है, इस कारण से वो बुक के साथ साथ कॉपी भी देते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो सिर्फ बुक को ही परचेज कर सकते हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। इसी तरीके से अगर जो है अगर हम गैस सिलेंडर लेने जाते हैं तो उसके साथ चूल्हा कंपलसरी करते हैं, तो वो हमारा अधिकार है कि हम किसको चुनते हैं। हमें गैस की जरूरत है, हम चूल्हे क्यों लें, क्योंकि हमें जो है गैस की जरूरत है, हम चूल्हे को क्यों परचेज करें। तो अगर ऐसा भी वो कर रहा है तो ये भी समझ लीजिए क्या है, एक तरीके का हमारे जो है कंज्यूमर की जो चुनने का अधिकार है उसका हनन हो रहा है। इसी तरीके से अगर टूथपेस्ट के साथ मंजन लेना भी जरूरी हो, ये भी इसी तरीके से, कहने का मतलब एक सामान के बदले में दूसरा सामान हमें कंपलसरी किया जाए तो ये भी सही नहीं है, ये हमारे चुनने के अधिकार के खिलाफ है। जिसके लिए जो है हम दुकानदार से ऐसा समझा भी सकते हैं या फिर आगे कार्रवाई भी कर सकते हैं, जो है जिला उपभोक्ता संरक्षण में या फिर राज्य उपभोक्ता संरक्षण में, या फिर ज्यादा बड़ी बात रहती है तो राष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरीके की बात सुनी जाती है। तो यहाँ से चुनने का अधिकार आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर देखते हैं वस्तु और सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, आरटीआई एक्ट 2005, वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी, आरटीआई सूचना का अधिकार 2005। इसका मतलब क्या है, हम किसी भी वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारा राइट्स होता है। आरटीआई एक्ट जो बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन इसका फुल फॉर्म होता है। आरटीआई का सूचना पाने का अधिकार, ये 2005 में जो है 2005 में इसको लागू किया गया था। तो यहाँ से आरटीआई एक्ट जो है किसी भी जो वस्तु है उसके बारे में, वस्तु या सेवा के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है। जैसे क्या होता है, अगर हम दुकानदार के पास, किसी के पास कुछ खरीदने जाते हैं, कपड़ा खरीदने जाते हैं या फिर कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं, तो अगर जो है मुझसे रेट पता कर सकते हैं कि जो है इसका रेट कितना है, उसमें कई सारे सामान को देख भी सकते हैं। जैसे शर्ट ले रहे हैं तो बहुत सारे शर्ट को देख सकते हैं। मतलब अगर हमें वहां पर हम जो है आधे घंटे 1 घंटे देते हैं, हमें समझ में नहीं आता, हम शर्ट नहीं लेना चाहते हैं, तो वो जो विक्रेता है वो हमें कन्विंस नहीं कर सकता कि आपने मेरा 1 घंटा समय लिया और उसके बाद फिर आपने खरीदा क्यों नहीं। तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जो है वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो हमारे अधिकार का हनन होगा, एक कंज्यूमर के अधिकार का हनन होगा। क्योंकि हम चाहे वस्तु को खरीदे चाहे ना खरीदे, हमारा जो है उसके बारे में सूचना प्राप्त करने का, या फिर जो है उसकी मार्केटिंग में क्या क्या वैल्यू है, अलग अलग जगह पता करने का मेरा पूरा अधिकार होता है, एक कंज्यूमर का पूरा अधिकार होता है। कि जैसे कोई भी वस्तु हमें परचेज करना है, 2-3 दुकान पर पूछ सकते हैं, उसके मोल भाव कर सकते हैं, उसके बाद जहां से हमें सही लगता है वहां से हम खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम मोल भाव किए तो हमें पैसा देना पड़ेगा। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत आता है कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को कहां पर से खरीदना है, उसके बारे में क्या परचेज करना है, इसके बारे में अच्छे तरीके से हमें जानकारी मिल सकती है। या फिर अगर कोई जानकारी नहीं भी देता है तो इसके लिए हम जो है कुछ काम कर सकते हैं, मतलब उसको ये बता सकते हैं कि ये मेरा अधिकार होता है, मुझे जानने का अधिकार है। अगर वो बात नहीं सुनता है तो उसके लिए आगे की कार्रवाई भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से हम समझ गए कि किसी भी वस्तु की क्या प्राइस है तो उसको जानने का अधिकार होता है, और कोई भी वस्तु हो उसको हम खरीदना चाहें या ना खरीदना चाहें, भाव जान करके, ये भी उपभोक्ता का अधिकार होता है, उसको कन्विंस नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ से ये भी समझ गए होंगे। इसके बाद फिर जो है देखते हैं उपभोक्ता न्याय पाने के लिए कहाँ जाए, कि इनके सम्मुख उपभोक्ता संरक्षण परिषद। तो अगर उपभोक्ता को कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम होती है कि वो कोई भी उपभोक्ता है वो जान नहीं पाता, हमें जाना कहाँ चाहिए, कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए जो है जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता संरक्षण है, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता संरक्षण है, और राष्ट्र स्तर पर राष्ट्र उपभोक्ता संरक्षण है। उसके बाद अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो है ही। तो इस तरीके से हर एक स्तर पर जो है उपभोक्ता संरक्षण परिषद गठित किया गया है। जो भी उपभोक्ताओं को किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के प्रॉब्लम होती है वहां पर जा सकते हैं और अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं।
इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए जो है कोई व्यक्ति है, मान लीजिए किसी के पिताजी हैं, वो अपनी लड़की को या लड़के को जो है मनी जो है पैसा भेजते हैं, जो है डाक के थ्रू पैसा भेजते हैं। जैसे वो मान लीजिए वो लड़की या लड़का जो है कहीं कोचिंग संस्थान में पढ़ रहा है, उसको पैसे की जरूरत है तो वहां से पैसा भेजे, या फिर मान लीजिए लड़की की शादी है, बाहर से कोई पैसा भेजता है तो वो समय पर नहीं पहुंचता है, मतलब जब उसकी शादी हो जाती है या उसके बाद, या फिर जब कोचिंग की फीस जरूरी रहती तब नहीं, 2 महीने बाद पहुंचता है या फिर पहुंचता ही नहीं है। तो इन सब के बारे में जो है वो शिकायत दर्ज करवा सकता है राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब वो जिला स्तर पर भी पहले जा सकता है। अगर उसकी बात नहीं सुनी गई तो राज्य स्तर पर जाएगा, वहां पर इस तरीके से कहेगा कि मैंने डाक में ऐसा किया था। तो जो है क्या होगा, वो डाक खाने से वहां से पहले पूछताछ होगी कि क्या ऐसा हुआ था कि नहीं, अगर हुआ था तो कहाँ तक कार्रवाई हो सकती है, मतलब कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आई, ये सब। अगर वो प्रॉब्लम में गलत पाया जाता है या फिर उसकी बात को कोई नहीं सुनता है तो वो व्यक्ति जो है वो कोर्ट में जा सकता है, वहां से मुकदमा के थ्रू जो है उसको न्याय मिल सकता है। तो यहाँ से उपभोक्ता अगर जो भी न्याय पाने के इच्छुक रहते हैं, वो उपभोक्ता संरक्षण परिषद के तहत जो भी उनको प्रॉब्लम रहती है वो अपनी बात को लेकर के वकील की भी इसमें जरूरत नहीं होती है, खुद स्वयं भी पैरवी कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं होता है कि अगर वकील रहे तभी खुद भी पैरवी कर सकते हैं, क्योंकि उनको इन सब के बारे में नॉलेज अगर है तो ये सब काम कर सकते हैं। अगर नहीं रहता है तो वही हम वकील करते हैं, वकील करने पर वो भी पैसा लेता है। तो इसलिए जो है पढ़ करके हम लोग बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट, पढ़ने का मतलब नौकरी पाना ही नहीं होता है। पढ़ करके हम नौकरी पा गए तो मतलब बहुत बड़ा काम हो गया। पढ़ करके हमें जो है कुछ बदलाव लाना है, हर एक चीज़ को समझाना है, जो है खुद भी अच्छे तरीके से समझना है। जो भी पढ़ करके हमें जो भी बुराइयां हैं या फिर जो भी कुरीतियां हैं उनको हमें निकालना है इस तरीके से। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद फिर देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को आप लोग परचेज कर रहे हैं तो उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर जैसे कोई दवा खरीद रहे हैं तो उस पर ये लिखा होता है उसकी एक्सपायरी डेट, या फिर अगर उसकी एक्सपायरी डेट उसको कब निर्माण किया गया ये भी डेट लिखी रहती है। उसके बाद फिर उसकी मार्केट प्राइस कितना है, MRP जिसको बोलते हैं। अगर कोई भी जो है मार्केट प्राइस से ज़्यादा रेट पर बेचता है तो हम उसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं, या उसके खिलाफ बोल सकते हैं कि आप इतना ज़्यादा MRP से ज़्यादा प्राइस पर क्यों बेच रहे हैं। और ऐसा भी होगा, हम लोग MRP के नीचे प्राइस करने के लिए भी उससे थोड़ा बहस कर सकते हैं कि MRP से नीचे भी प्राइस होना चाहिए, तो उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा हम कर सकते हैं। अगर जैसे 10 रुपये प्राइस है तो उसका हम 8-9 रुपये करवा सकते हैं, लेकिन वो 10 से ज़्यादा कभी भी नहीं ले सकता है। तो जो है, लेकिन अब यहाँ से ये भी ध्यान देना चाहिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट को परचेज करते समय उस पर एक्सपायरी डेट और उसके बाद उसके निर्माण की तिथि वो किस लिए यूज होती है, सारे प्रोडक्शन का ध्यान दे करके जो है हमें दवा को खास करके इस तरीके से खरीदना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी डेट वाली दवा खाने से और सारे नुकसान भी हो सकते हैं। तो जो है हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और जो भी जैसे क्या रहता है, अगर मान लेते हैं एक्सपायरी डेट हमने ध्यान नहीं दिया, फिर ये डेट और हमें कुछ हो गया, तो इसके बाद फिर हम दुकानदार के पास जाते हैं। तो दुकानदार जो है, अब देखो दुकानदार जो भी है उसको भी ध्यान देना चाहिए कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर दे रहे हैं, दवा को दे रहे हैं, तो दवा को देते समय उसको भी देखना चाहिए कि उस पर मार्केट प्राइस, उस पर MRP कितना लिखा गया है। उसके बाद फिर जो है उस ऑब्जेक्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, उसको निर्माण की तिथि क्या है, ये सारे पॉइंट्स को उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अगर जो है उपभोक्ता दुकानदार के पास जाता है कि आपने ऐसा क्यों दे दिया, तो वो ब्लेम किस पर लगाएंगे, वो ब्लेम लगाएंगे निर्माण कंपनियों पर। तो निर्माण कंपनियों पर भी ब्लेम लगाएंगे, लेकिन निर्माण कंपनियां ये बच करके रह जाएंगी कि मैंने तो जो है जब दिया था तो आपने ध्यान क्यों नहीं दिया। तो इस तरीके से सारा ब्लेम जो दुकानदार रहता है उसको लग जाएगा और उस पर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए दुकानदार को भी सतर्क होना चाहिए कि इस तरीके की जो है कोई भी स्थिति पैदा ना हो। तो यहाँ से जो है हम लोग समझ गए। उसके बाद फिर अब ऐसा भी नहीं होगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जिस दिन पर एक्सपायरी डेट लिखी रहती है उसके पहले ही खराब हो जाती है, तो हम जो है जिस विक्रेता से हम खरीदे हैं उसको उससे दोबारा उस वस्तु को ले सकते हैं। या फिर कोई भी ऐसा सामान है, अगर मान लो समय से पहले खराब हो जाता है तो उसको जिम्मेदारी होती है कि वो उस सामान को उसमें ठीक करके हमें दे या फिर नया कोई सामान दे, क्योंकि एक्सपायरी डेट से पहले खराब हो गई। एक्सपायरी डेट
होने पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सपायरी डेट से पहले होने पर अगर जो है कोई भी ऑब्जेक्ट को परचेज करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, या तो उसको नया देना पड़ेगा या फिर उसमें जो है रिपेयरिंग करवा करके उसको अच्छे तरीके से देना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग समझ गए तो क्या क्या बातों को ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं ISI एंड एग मार्क। तो किसी भी जैसे जो भी ब्रांडेड चीज़ें होती हैं उन पर एग मार्क लिखा होता है, जो है कुछ लोगो बना होता है। जैसे जो भी अच्छी किताबें होती हैं, M लक्ष्मीकांत की क्वालिटी हो गई, उसके बाद फिर जो है जो भी अच्छी तरीके से बुकें होती हैं, या फिर जो भी LPG गैस हो गया, या फिर जो है कुछ इस तरीके से जो भी कुछ ब्रांडेड मात्रा में रहती हैं उन पर लोगो बना, या फिर कुछ भी ऐसी चीजें जिन पर ब्रांडेड मात्रा में रहता है, ब्रांडेड मात्रा में वो चीजें रहती हैं, उन पर लोगो बना रहता है और उस लोगो को देख करके ही हमें ऑब्जेक्ट को परचेज करना चाहिए। अगर वो गलत लोगो है तो इसके बेस पे भी कार्रवाई की जा सकती है, तो आप लोगों को भी ध्यान देना पड़ेगा और जो बेच रहा है उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि एक जगह लोगो निकाल करके दूसरा वही लगा दे, तो ऐसा होने पर भी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। और इन सारे पॉइंट्स को समझने के बाद जो है हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है 24 दिसंबर 1986 को जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। तो हम लोग जो है 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं और 1986 में भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है संसद में पारित किया था। तो पूछा जाता है कि भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1986 में पारित किया गया था और 1986 में ही 24 दिसंबर 1986 के दिन से ही राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता दिवस मनाने का यही रीजन होता है कि वो उपभोक्ता को जागरूक करें कि किसी भी ऑब्जेक्ट को परचेज करते समय वो क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान रखें। उम्मीद करते हूँ ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर जो भी इसमें कमियां रह गई हैं तो लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें बता सकते हैं, और जिसके बारे में कम सही से इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिल पाई हो या फिर कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताएं, ताकि हम अपने अंदर भी थोड़ा बहुत सुधार कर सकें। और इसके बाद फिर ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये आपका दायित्व बनता है, क्योंकि आप भी इस समाज में जी रहे हैं। आप भी एक तरीके के कंज्यूमर हैं और जो है सारे व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ खरीदते हैं, तो और कोई भी दुकानदार कुछ ना कुछ बेचता है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करना ये आप लोगों का कर्तव्य बनता है, क्योंकि जो है हर एक लोगों को जो है वस्तुओं को परचेज करते समय या फिर विक्रेता को बेचते समय क्या क्या सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है, इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी रहता है, ताकि हम कभी भी फंसे ना। तो ये आपका दायित्व बनता है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। इस तरीके की कॉन्सेप्चुअल और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।